स्वागत है आपका दोस्तों मैगी सू चैनल में। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल मैगी सू को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो ये पूरी फुल लव स्टोरी है, तो चलिए चालू करते हैं। इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका नाम में शाओ होता है। और शाओ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी, मतलब कि वो अपने आप को बदलना चाहती थी। तो इसके लिए वो सबसे अच्छे इंसान मिस्टर गू को ढूंढती है जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और उनके सामने सर झुकाती है। मिस्टर गो की पर्सनालिटी बहुत ही खास होती है क्योंकि वो एकदम माफिया टाइप के थे। वो उसे बोलता है कि तुम एक बतख हो और एक बुरी बतख, बेकार बतख एक हंस बनना चाहती है और तुम तो एक गांव की लड़की हो, तुम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगी और इसमें मेरा क्या फ़ायदा कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हें बदलने में। वो बोलती है मेरे पास कुछ है तो नहीं और अपने कपड़े उतार देती है बोलते हुए कि मैं कॉलेज स्टूडेंट गर्ल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद तो जो मिस्टर गू होते हैं वो भी कुछ बोल नहीं पाते इसके आगे। फिर उसे अपने कोट से कवर कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं तुमसे 3 कंडीशन रखता हूँ कि तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी होगी, मेरी हर एक बात को तुम्हें मानना होगा। अनकंडीशनल ओबीडेंस, वो इस चीज़ के लिए मान जाती हूँ कि तीनों कंडीशन के लिए कि मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कंडीशन करने लायक हो या ना हो, मैं सारी बात आपकी मानूंगी। वो कहता है ठीक है गुड गर्ल, और इसके बाद उसे घोड़े पर बैठा देता है और उसे लेके जा रहा होता है अपने गू मैंसन। इसके बाद उसे पता चलता है कि शॉ ये जगह छोड़ना चाहती है। वो उसका रीज़न पूछता है कि ऐसा क्या हो गया शॉ को कि अचानक से वो बदल गई और वो इस जगह को छोड़ना चाहती है। तो पता चलता है बटलर से कि मिस सॉन्ग ने उसे बुली किया, उसे इतना डराया मारा पीटा कि जो मिस सॉन्ग है काफ़ी डर गई है। तो उसने फैसला किया है कि वो अपने आप को नहीं बदलेगी और इस जगह को छोड़ के जाना चाहती है। तो मिस्टर गू एक और न्यू रूल लागू करता है कि मैं उसे आगे चल के गू परिवार का वारिस बनाऊंगा। वारिस से यही मतलब होता है कि आगे चल के वो मिसेस गू बनेगी। और बोलता है कि ये सब चीज़ बाहर बता दो जाके। तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग की एंट्री होती है और वो कहती है कि तुम एक गाँव से लड़की लेके आ गए हो, तुम सोचते हो कि वो मुझसे कंपटीशन में जीत पाएगी, कभी भी नहीं। मैं सुंदर हूँ, टैलेंटेड हूँ, मेरे फादर रिच है और मैं बहुत पैसे वाली हूँ, वो मुझसे कभी भी कंपटीशन नहीं कर पाएगी, वो एकदम बेकार है शाओ। जहाँ पे मिस्टर गू बोलता है अपने बटलर से कि मिस स्वांगसी को भेज दिया जाए उसके कमरे में आराम करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा बोलती है और सोचता है इस तरीके से कोई भी शाओ को बुली नहीं कर पाएगा। बटलर बोलता है लेकिन वो इतनी बड़ी पोजीशन क्या संभाल पाएंगी मिस शाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोली हैं। ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू अपने हेल्पर की तरफ बड़े ध्यान से और गौर से देखता है कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। कि देख के हेल्पर माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी बॉस, मुझे पता है आप जैसा मुझे कहेंगे मुझे वैसा ही करना होगा। फिर कहता है ठीक है, मैं इन चीज़ों को सभी लोगों के पास पहुंचा देता हूँ। और पता चलता है कि जो मिस्टर गू होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन होते हैं और उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकते थे। पहले तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट से बॉस और बॉस से माफिया बन जाते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट में देखते हैं कि उनके स्कूल में होने वाली मिसेस गू आने वाली है, मतलब कि फ्यूचर की मिस गू आएंगी जो कि गू परिवार की हायर बनेंगी। तो अपने लोगों को बोलता है कि अच्छे से कॉलेज में तैयारियां करवाओ। इधर मिस्टर गू बोलता है शॉ को कि मैं तुम्हारा स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी में आ जाओ। अब शॉ निकल ही रही होती है तो जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है मैंग, वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना के साथ मिलकर हमारी हीरोइन शॉ को चीट करता है। और जो टीना होती है वो शॉ का बेइज्जती करती है और जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी उसका बेइज्जती करता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी बेकार हो, तुम तो एकदम हरी पत्ती जैसी हो, बेकार सी। और सभी कॉलेज के लोगों को दिखाता है कि ये कितनी बेकार है और कॉलेज के लोगों के सामने उसे बेइज्जत कर रहा होता है कि ये बदबूदार है, देखो सुंदर भी नहीं है। और दूर से सारा नज़ारा मिस्टर गू देख रहे होते हैं। वो बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड रहे हो और मैं तुम्हारे लिए 6 जॉब किया करती थी, सारा खर्चा मैं तुम्हारा उठाया करती थी और आखिर में तुमने मुझे चीट किया टीना के साथ मिलके, तुम कितने बुरे हो मैंग। मैंग बोलता है कि तुम जैसी बेवकूफ़ के साथ कौन रहना चाहेगा, कौन तुम जैसी बेवकूफ़ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार हो, तुम्हें तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, ना खाने का ना बोलने का। वो कहती है अगर मैंने तुम्हारे खर्चे ना उठाए होते ना तो तुम आज यहाँ कॉलेज में भी ना होते। जहाँ पे उसके सर पे मारता है कि तुम अपने आप को समझती हो क्या, क्या तुम विश्व सुंदरी हो, ज़रा टीना को देखो, वो अच्छे ब्रांड का परफ्यूम लगाती है, लिपस्टिक यूज़ करती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और कितनी ब्यूटीफुल है, उसका फिगर भी कितना अच्छा है, उसे बात करने का सेंस भी है। और तुम देखो अपने आप को एक गाँव की गंवार, गाँव की पम्पकिन कद्दू जैसी, और उसके सर में पीट रहा होता है, उसके मुँह पर पैसे मारता है कि लो तुम्हारे पैसे। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो इसने सारे पैसे इतनी मेहनत से कमा के अपने बॉयफ्रेंड को दिए होते हैं और आज वो उसको छोड़ के किसी और के साथ
हो गया होता है। अब वो जा रही होती है, ज़मीन में बहुत सारा पानी फिसलन टाइप का होता है तो गिरने वाली होती है। मिस्टर गू की कार में बैठ जाती है, फिर मिस्टर गू उसे लेके जाता है गू मैंसन। और उसके जाने के बाद जो दोस्त लोग होते हैं फिर से शॉ का ये बातें कर रहे होते हैं। इधर वो बैठी होती है, पैर वैर हिला रही होती है। उसके लिए एक टीचर लाई जाती है जो कि उसे डिसिप्लिन सिखाए। वो टीचर को देख के खुश होती है और इतनी खुशी में वो गलती से चेयर को ही गिरा देती है। यहाँ पर टीचर बोलती है कि आराम से उठना और बैठना ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। वो कहते हैं मुझे खड़ा होना आता है। वो कहते हैं खड़े होने से, चलने फिरने से डिसिप्लिन नहीं आता। डिसिप्लिन होता है कि आप किस स्टाइल में खड़े हैं, किस स्टाइल में अपने कदम रख रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं, ये सब डिसिप्लिन में आता है। और बताती है कि अब से आपको हील्स पहनना होगा। वो हील्स ही नहीं पहन पाती, पहनती है कहीं इधर गिर रही होती है, कहीं उधर गिर पड़ रही होती है। ये सब देख के बटलर भी हैरान होता है एंड मिस्टर गू का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, वो तो बस देख रहे होते हैं। और जो टीचर होती देख रही होती है कि मिस शॉ के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कैसे वो उस डिसिप्लिन को सीखेगी। पहले तो उसे चलना ही सीखना होगा हील्स में। जब हील्स में चलना सीख पाएगी तब वो डांस कर पाएगी। और यही बातें बोल रही होती है मिस्टर गू से कि लगता है मेरा समय बर्बाद होगा, मैं इसे बिल्कुल भी सिखा नहीं पाऊंगी। लेकिन मिस्टर गू बोलते हैं मुझे लगता है कि टीचर आप अपने शब्द बहुत जल्दी बदलेंगी, क्योंकि शॉ बहुत ही जल्दी सीख जाएगी, मुझे विश्वास है। और इसके बाद हम सीन देखते हैं मिस शॉ का, जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है हील में चलने का। कई बार गिरती है लेकिन फिर से उठती है और अब की बार सामने से उसे अच्छे से मिस्टर गू भी देख रहा होता है। उसे सिखाया जाता है कि कैसे खड़े होना है, पेट को पचकाना है और अच्छे से डांस करना सिखाया जा रहा होता है। अब तो धीरे धीरे करके उसकी प्रैक्टिस चालू हुई होती है। और आपको पता है ना, प्रैक्टिस करते समय बहुत सारे चोटें भी लगती हैं। अगर कुछ चीज़ पानी है तो उसमें दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि हर इंसान को ऊंचाइयाँ इतनी जल्दी हासिल नहीं होती है, तो वो कोशिश करती है। अब वो एक कॉफ़ी शॉप में काम करती थी, उसी कॉफ़ी शॉप में हील पहन के चली जाती है। बॉस बोलता है निकल जाओ यहाँ से, इतने बड़े कॉफ़ी शॉप में काम कर रही हो, तुम इतनी महंगी हील्स पहनोगी तो हमारे कॉफ़ी शॉप की रेपुटेशन क्या रह जाएगी। वो माफ़ी मांग रही होती, तभी वहाँ पे उस कॉफ़ी शॉप का मालिक निकलता है मिस्टर लू, जो कि उस मैनेजर को वहीं तुरंत ही निकाल देता है कि चले जाओ, आज से तुम यहाँ पे काम करने के लायक नहीं हो। कि सुनने के बाद तो मैनेजर गुस्सा करता है कि ये कमीना आदमी बॉस से तो किसी को भी निकाल देगा। वो हैरान होती है, बोलती है मिस्टर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। वो उसे बोलता है पहचानो, तुमने एक बार मेरी मदद करी थी। और बोलता है ध्यान से देखो। वो याद करती है कि ये वही छोटा बच्चा था, मोटा सा, जिसने उसकी मदद की थी, क्योंकि छोटे में मोटे बच्चों को लोग बहुत परेशान करते थे। और वो बोलता है कि मैं वही मोटा बच्चा मिस्टर लू। वो देख के काफ़ी खुश होती है, कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम होगे मिस्टर लू। वो उसे बताता है कि मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। और बोलता है आराम से बैठ जाओ। और उसे बोलता है कि तुमने इतनी ऊंची हील्स क्यों पहन रखी है, तुम जैसी भी हो मुझे वैसी अच्छी लगती हो, तुम्हें सिंपल रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट हो। इसके बाद उसकी हील्स निकाल लेता है और उस हील्स को फेंक रहा होता है। तभी उसी कॉफ़ी शॉप में मिस्टर गू की भी एंट्री हो जाती है, जो कि उस पड़ी हुई हील्स को उठाता बोलता है कि ये क्या चल रहा है शॉ। शॉ हैरान हो जाती है कि मिस्टर गू यहाँ पे अचानक कैसे आ गया। तभी आज पहली बार मिस्टर गू का और मिस्टर लू का दोनों का आमना सामना होता है और दोनों समझ जाते हैं कि वे आगे चल के एक दूसरे के दुश्मनी बनेंगे। वो बोलता है मिस्टर लू कि तुम्हें शॉ को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो शॉ को वहाँ से लेके जाता है और शॉ अपना प्रैक्टिस कर रही होती है। मिस्टर लू बोलता है कि शॉ जैसी भी है एकदम ठीक है, अगर वो हील्स पहनेगी उसे चोट वगैरह भी लग सकती है। यहाँ पे मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बोल दूंगी, शॉ खुद चाहती है अपने आप को बदलना, तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले, और वो आपसे मेरा आदमी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो देखती है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ता जा रहा है और वह काफ़ी परेशान भी हो रही होती है। मिस्टर लू उसे वहाँ से ज़बरदस्ती लेके जा रहा होता है कि चलो, तुम्हें मिस्टर गू के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, ये अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। और इधर मिस्टर गू भी उन दोनों को ध्यान से देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ शॉ तुम किसकी तरफ जाती हो। और मिस्टर लू से बोलता है कि आगे चल के मिस शॉ गू कंपनी की हायर बनेगी। जहाँ पे मिस्टर लू भी बोलता है कि मैं भी उसे लू कंपनी का हायर बनाने वाला हूँ। इधर एक और न्यूज़ मिलती है कि लू कंपनी भी हमारे स्कूल में अपना हायर भेजेंगे पढ़ने के लिए, जिससे वो आगे चल के और भी अच्छे से चीज़ें सीख सके। हम लोगों में प्रिंसिपल में बातें हो रही होती हैं कि लू और गू ग्रुप से 2 हायर्स आ रहे हैं, हमें अच्छे से तैयारियाँ करनी होगी इस बार, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए।
अब ये सारी बातें चल रही होती हैं और जो टीना होती है वो फिर से हमारी हीरोइन शाह को बुली करना चालू करती है कि तुम पंपकिन कद्दू कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे सामने की। वो वहाँ से जा रही होती है कि मुझे तुम लोगों से बातें नहीं करना। वो लोग उसका बेइज्जती करा रहे होते हैं कि हमारे स्कूल में इतने बड़े लोग आ रहे हैं, इस पार्टी में हम लोग नहीं बुलाएंगे। लेकिन लोगों से पता चलता है कि इस पार्टी में प्रिंसिपल ने कहा है कि सभी बच्चों को आना होगा। टीना बोलती है कि तुम मेरे घर में आके मेरे बाथरूम को साफ करोगी, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी, और उसका मजाक उड़ा रही होती है। वो तो टीना से और अपने एक्स बॉयफ्रेंड मैंग से काफ़ी तंग आ चुकी होती है, तो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है और चाहती है मिस्टर गू से मिलती है। मिस्टर गू बोलता है आज इतना लेट क्यों हो गई हो। वो बोलती है क्योंकि बच्चे मुझे थोड़ा परेशान कर रहे थे। वो देखता है कि उसने अपने जूते पहन रखे हो, वो जूते उसे मिस्टर लू ने ही दिए होंगे। वो बोलता है कि क्या बात है, मिस्टर लू के जूते इतने पसंद आ रहे हैं कि तुमने मेरी हील्स भी नहीं पहनी। वो बोलती है कि जूते पहन के डांस करना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। वो बोलता है ऐसा नहीं, अगर अपने आप को सच में बदलना चाहती हो तो दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि दर्द ही ऐसी दवा है जो कि आपको स्ट्रांग बनाता है। और उसके बाद उसके साथ डांस कर रहा होता है और उसे वॉल से लगाता है और उसे माइंड में पता नहीं क्या आता है मिस्टर गू के, और वो उसे चुपचाप किस कर लेता है। ये देखने के बाद तो मिस शॉ भी हैरान हो जाती है कि मिस्टर गू ने क्या किया उसके साथ। वो भी कुछ रिप्लाई नहीं करती है और काफ़ी डर ऊपर से जाती है। अब वो पियानो को देख रही होती है, उसे स्क्रिप्ट मिला होता है कि कौन से पियानो की क्या धुन है, उसे कितनी बार बजाना है। उसे पेज मिला होता है और वो पेज जल भी जाता है। ये देख के टीचर हैरान हो जाती है कि सच में शाओ तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, थोड़ा स्मार्ट बनो, लोगों से चालाकी करना सीखो। इसके बाद उसे बैठने का तरीका सिखाया जाता है कि कैसे बैठा जाता है। जैसे ही वो अपने हील्स के ऊपर हील रखती है उसका पैर फिसल जाता है और धड़ाम से गिरती है। मिस्टर गू भी उसकी तरफ नोटिस करता है, फिर उसे इग्नोर मार देता है कि अगर वो उसकी ज़्यादा केयर करेगा तो वो स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। अब उसे खाने का तरीका बताया जाता है, लेकिन ऐसा टुकड़ा काटती है मांस का जो कि मिस्टर गू के कपड़ों में ही गिर जाता है। टीचर सोचती है इस लड़की को समझाने में बहुत समय लग जाएगा सिखाने में। उसे सिखाया जाता है कि वाइन कैसे पीनी है, लेकिन एकदम से वाइन पी जाती है और बोलती है तो अंगूर का रस है। मिस्टर गू समझाता है इसे अंगूर नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है वाइन। अब वो पियानो बजा रही होती है, अब की बार उसके ऊपर नजर मिस्टर गू रख रहे होते हैं और इस बार वो काफ़ी स्ट्रिक्ट बने होते हैं। जहाँ पे वो गलत बजाती है तुरंत ही उसके हाथ में पिटाई कर देते हैं। इसके बाद उसे फिर से पियानो बजाने को कहते हैं और अब की बार वो बड़े ढंग से बड़े पेशेंस के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से वाइन पीती है, बताती है कि इसमें क्या था। वो बोलता बहुत ही अच्छा गुड़। इसके बाद अब स्कूल में वही टाइम आ जाता है जहाँ पे आज वो दिन होता है कि लू परिवार और गू परिवार के हायर्स इसी स्कूल में आने वाले होते हैं एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे हमारी हीरोइन भी जाती है और देखती है कि यहाँ पे कितनी अच्छी सजावट हो रखी है स्कूल में, और काफ़ी खुश होती है सजावट को देख के। प्रिंसिपल तैयारी कर रहे होते हैं कि आगे चल के यही हायर्स कंपनी के मालिक बनेंगे और नाम उनके स्कूल का होगा कि इस स्कूल से बच्चे पढ़े थे। थोड़ा सा टचअप करना चाहती थी शाओ, तभी उसे मिस्टर गू का फ़ोन आ जाता है जो कि उसे बोलते हैं जल्दी से उस पार्टी को छोड़ के कार में आ जाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। और फ़ोन कट कर देता है। तभी टीना की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं कि चलो से परेशान करते हैं। उसके पास वापस जाते हैं और बोलते हैं कि तुम किस घटिया ब्रांड की लिपस्टिक लगा रही हो, लिपस्टिक भी इतनी सस्ती है, थोड़ी महंगी लिपस्टिक खरीदो ना। शाह उस पर मजाक फिर से उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे चली जाओ, क्योंकि अगर तुम इस पार्टी में रहोगी तो लू ग्रुप और गू ग्रुप के हायर्स बुरा मान जाएंगे। और उसका बैग भी गिरा देती है धक्का देके और बोलती है देखो तुम्हारे बैग में कैसा सामान है। उसके बैग का सारा सामान गिरा देती है। ये देख के मिस शॉ को काफ़ी गुस्सा आता है। बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके अंदर अभी इतनी स्ट्रांग नहीं बनी होती मिस शॉ कि वो मिस टीना से फाइट करे। और जो टीना होती है बहुत ज़्यादा चालाक होती है। वो अपना सामान चुपके से उठाती है और देखती है कि उसे सब छोड़ के सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ वही है जिसे लोग परेशान करते हैं। जानबूझ के वो गाड़ी में जाती है, अपना चेहरा देख रही होती है। फिर मिस्टर गो उसे कहीं लेके जाते हैं, उसका मेकअप वगैरह कराते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो तैयार होके आ जाए। उसे सुंदर सा ड्रेस, सुंदर सा मेकअप और सुंदर सी ज्वेलरी पहनाई जाती है। इधर बातें हो रही होती हैं कि लू ग्रुप की और गू ग्रुप की हायर कौन होगा, कैसा होगा, क्या लड़की होगी कि लड़का होगा, कितना सुंदर होगा। इस तरफ हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि तैयार हो गई होती है। वो बोल रही होती है कि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं कभी इतने महंगे कपड़े पहन सकूं। मिस्टर गू बोलता है जब तक तुम मेरी बात सुनोगी तब तक तुम्हें ऐसे हज़ारों कपड़े हर दिन हर साल में पहनती रहोगी। वो कहती है थैंक यू। इसके बाद वो बोलता है चलो अब समय हो गया, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। इधर पता चलता है कि वहाँ पे
शाओ नहीं जाती बल्कि उसकी जगह सॉन्ग पहुंच जाती है। मिस सॉन्ग को देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि क्या ये लू ग्रुप की हायर है कि गू ग्रुप की हायर है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। पता चलता है कि वो इन दोनों में से किसी भी ग्रुप की हायर नहीं है, लेकिन वो सॉन्ग परिवार की बेटी तो है ना। अब वो जा रही होती है शाओ, तभी उसको मिस्टर लू वहाँ से खींच के ले जाता है। इधर मिस्टर को इंतज़ार कर रहा होता है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। उसका बटलर बताता है कि मिस को मिस्टर लू ले गए। वो परेशान होता और बोलता ढूंढो कि मिस शाओ कहाँ गई है। इधर वो बोलते हैं मिस्टर लू से कि तुमने मेरा कपड़ा क्यों चेंज करा दिया। मिस्टर लू बोलता है कि तुम मुझे सिंपल अच्छी लगती है, तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो क्यूट हो, क्योंकि तुम डाउन टू अर्थ हो यार। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो कि ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। वो बोलती है कि लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था वो ड्रेस। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर गू तुम्हारे साथ कितना बुरा है। वो कहती है वो बुरा नहीं है मिस्टर गू। इसके बाद उसे एक जगह पे लेके जाता है और बताता है ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग बचपन में मिले थे। फिर बोलता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें खुद को तुम्हें गिफ्ट करने वाला हूँ। कहती हैं तुम मुझको ही मुझे गिफ्ट करने वाले हो। वो कहता हाँ। तभी मिस्टर गू आ जाता है जो कि उसे हटाता है दूर मिस्टर लू से। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें शाओ को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसको वैसे ही रहना दो जैसी वो है, बहुत ही अच्छी है शाओ। मिस्टर गू बोलता है कि वही थी जो कि मेरे पास भीख मांगते हुए आई थी बदलने की, कि मुझे बदल दो। ये सुनने के बाद उसे बुरा लग जाया था और वो बोलती है कि मैं ऐसा इंसान चाहती थी जो कि मेरा सपोर्ट करे, और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। तभी टीना देखती है क्या कोई लू परिवार से आ रहा है या गू परिवार से। तभी देखते हैं कि ना वो लू परिवार से होता है ना गू परिवार से, वो तो होती है हमारी शाओ। फिर शाओ से मिलने के लिए मिस सॉन्ग आती है। फिर सोचती है तो बहुत ही बेवकूफ़ है, ये मुझसे क्या फाइट करेगी। शाओ ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। इधर अब जब मिस सॉन्ग होती है स्टेज पे जाती है जो कि गिटार बजा रही होती है, पियानो वगैरह। ये देख के उसे लगता है कि ये जगह उसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इतनी मेहनत कर रही है। इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों से परेशान करे, हेट करे, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मिस्टर गू के पास दोबारा जाती है माफ़ी मांगने के लिए और कहती है कि मुझे अपने आप को बदलना है। वो से बोलता है इस काल में 3 करोड़ रुपए तुम्हें से एक दिन में खर्च करना होगा, और बोलता है कि तभी तुम अपने आप को बदल पाओगी। इधर से सिखाया जा रहा होता है कि सीधे खड़े हो, वो भी पेट पचका के, ज़्यादा पेट पचका लेती है तो सांस नहीं ले पा रही होती। तभी उससे मिलने के लिए आ जाती है सॉन्ग सी और बोलती लगता है मेरी टीचर और मेरी दोस्त शाओ बिजी है। फिर कहती है कि अच्छा ही मेरी रिप्लेसमेंट है शाओ। सही है। मिस्टर गू बोलता है कि वो तुम्हारी रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि तुम उसकी रिप्लेसमेंट हो। इसके बाद शाओ के पैर में चोट लगा होता है तो वो उसकी चोट में दवा लगा रहा होता है। अब मिस सॉन्ग अच्छे बनने के दिखावा करते हुए आती है उसे दवा देने, लेकिन मिस्टर लू साफ मना कर देता है। और वो क्या करती है, जाते जाते शाओ को दवा पकड़ा के जाती है। मिस्टर लू बोलता है कि ये सॉन्ग अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो शाओ बोलती है कि यही बात मुझे मिस्टर गू ने भी बताया था कि सॉन्ग सी अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन मैं उसे अपना आइडल मानती हूँ। अगले दिन वो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे इवेंट में आने का टिकट दे के जाती है मिस सॉन्ग सी। लेकिन जो मिस्टर गू होता है वो बोलता है सॉन्ग सी आपको जाना चाहिए, और शाओ के सामने उस टिकट को फाड़ देता है और बोलता है कि तुम डांस पे फोकस करो। इधर हम एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि टीना से बोल रहा होता है कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे आता है टीना, उसी दिन शाओ का भी बर्थडे आता है, क्यों ना हम उसे पार्टी में बुला के बुली करेंगे। और फैसला करते हैं कि अगर हमें इसे बुली करना है तो हमें उसे पार्टी में बुलाना होगा। उसके पास जाते हैं, उसे इनविटेशन कार्ड देते हैं कि इस पार्टी में आ जाना, और कहते हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी आइडल सॉन्ग सी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि वो भी इस पार्टी में आने वाली है। क्योंकि वो सच में शाओ बहुत ही अच्छी लड़की होती है और वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ कितना बुरा है, लेकिन वो सॉन्ग को अपनी आइडल मानती थी तो शायद वो उस पार्टी में जाए। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन का बर्थडे होता है, लेकिन उसको किसी ने भी विश नहीं किया होता। तभी वो उसे फ़ोन करके मिस्टर लू उसी पार्टी में बुलाता है। वो हैरान हो जाती है। वो जाती है उसी पार्टी में, देखती है पर मिस्टर लू तो है ही नहीं। देखती है यहाँ पे तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिस टीना है। मिस टीना उसका मजाक उड़ाती है कि मुझे पता चला आज तुम्हारा भी बर्थडे, तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम अपने बर्थडे में अच्छे से कपड़े पहन के आ सको। उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो बहुत मजाक उड़ा रहा होता है और टीना जानबूझ के उसके कपड़ों के ऊपर वाइन गिरा देती है कि मुझसे गलती हो गई। ये देख के शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है टीना के ऊपर। टीना बोलती है मुझसे गलती हो गई, तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हो? एक तो मैंने तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया और मुझ पर ही भड़क रही हो।
सॉन्ग से अच्छे होने का दिखावा करती है और बोलती है शाओ मैं तुम्हें अपने क्लॉथ्स दे देती हूँ, लेकिन शाओ साफ मना कर देती है कि मुझे अब क्लॉथ्स नहीं चाहिए क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग बन रही होती है। अब जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, एक्स बॉयफ्रेंड शाओ का, मिस्टर मैंग, वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना को प्रपोज करता है सभी के सामने कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं बचपन से प्यार करता था। ये सुनने के बाद शाओ को बातें बुरी लगती हैं कि फिर क्या मिस्टर मैंग उसके साथ पहले टाइम पास कर रहा था। तभी वहाँ पे उसी पार्टी में मिस्टर लू की और मिस्टर गू की एंट्री होती है, जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मिस्टर मैंग और टीना, कि हमारी पार्टी में इतने दो बड़े लोग आए, क्या शायद ये मिस सॉन्ग के लिए आए होंगे। पक्का पक्का ये दोनों ही मिस सॉन्ग के लिए आए होंगे क्योंकि मिस सॉन्ग इतनी ब्यूटीफुल सुंदर है। मिस्टर लू बोलता है कि ये बैंक्वेट हॉल पूरा मेरा है, मैंने इसे खरीद लिया है और तुम मेरे बैंक्वेट हॉल में कैसे अपना बर्थडे मना सकते हो। और वहाँ के स्टाफ से बुला के उन सभी को निकलवा देता है। जो स्टाफ मेंबर होता है वो हमारी हीरोइन शाओ को भी जाने के लिए बोलता है कि निकल जाओ तुम बेकार सी लड़की, गांव की गवार। ये सुनने के बाद मिस्टर गू उसके मुंह में सिगरेट डाल देता है कि तुमसे किसने कहा मिस शाओ को भगाने के लिए। और दोनों उसके पास जाते हैं। वो तो हैरान हो जाती है कि मिस्टर गू उसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। मिस्टर लू बोलता है कि आज शाओ का बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैंने शाओ को इनवाइट किया था ना कि तुम इस बर्थडे पार्टी से चले जाओ क्योंकि तुम्हें शाओ पसंद नहीं करती है। इसके बाद मिस्टर गू क्या करता है, शाओ के लिए करोड़ों का नेकलेस, करोड़ों का गाड़ी, करोड़ों का कार उसे गिफ्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। मिस्टर लू भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें लू कंपनी का हार बनाना चाहता हूँ। वो बोलती तुम लोगों ने मेरा बर्थडे मनाया, मैं इतनी बात से खुश हूँ। मिस्टर लू बोलता है तो तुम्हें अगर पैसा नहीं खरीद सकता तो इमोशन तो तुम्हें ज़रूर खुश कर सकते हैं। बोलता है कि ये मेरे लू परिवार की विरासत है और ये प्यार की विरासत है, इसमें इमोशन है। और वो उसे प्रपोज करते हुए बोलता है क्या तुम मिसेस लू बनना चाहती हो मिस शाओ। शाओ ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाती है कि वो क्या हाँ बोले कि ना बोले। और मिस्टर को देख रहा होता है कि शाओ क्या बोलती है, लेकिन शाओ वहाँ से भाग जाती है। ये देखने के बाद तो मिस्टर को क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लू कहा कि तुम देख नहीं सकते कि शाओ तुम्हें पसंद नहीं करती, तब भी तुम्हें यहाँ से छोड़ के चली गई। ये देखने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। वो डर गई थी, एकदम से मैंने उसे प्रपोज कर दिया तो वो डर गई, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तभी वो वहाँ से चली गई। तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानबूझ के मेरा और शाओ का लड़ाई करवाना चाहते हो ना मिस्टर गू। अब वो रास्ते पे चल रही होती है, तभी उसे मिस्टर गू मिल जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं। वो हैरान होती है कि मिस्टर गू के सामने क्या करें। वो घुटनों के बल बैठता और बोलता है क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर आना चाहती हो, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो, सब कुछ। और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में देना चाहती हो ज़िंदगी भर के लिए। मतलब इनडायरेक्टली वो उसे प्रपोज कर रहा होता है। और ये देखने के बाद तो शाओ शॉक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है मिस्टर गू की बाहों में। इसके बाद में शाओ अपनी आंखें खोलती है तो मिस्टर गू बोलता है अगर तुम उठ गई हो तो चलो चल के खाना खा लो, शेफ ने खाना बना लिया है। वो उससे पूछती है कल रात कुछ हुआ था क्या। वो देखता है कि उसे याद नहीं है तो वो इस बात को दोबारा नहीं दोहराता और बोलता है चुपचाप नीचे आ जाओ। अब उसे पियानो बजाना सिखाया जा रहा होता है फिर से। और जो टीचर होती है बोल रही होती है कि शाओ ने आप काफ़ी कुछ सीख लिया, धीरे धीरे करके वो सीखती जा रही है और आगे चल के बहुत ही जल्द सीख जाएगी। तभी यहाँ पे सॉन्ग आती है और बोलती है कि सीखने में और अच्छा बजाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और बोलती मिस शाओ तुम हट सकती हो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि सीखना और अच्छी तरीके से पियानो को बजाना कितना फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में। और बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है सॉन्ग सी और बोलती है शाओ से कि तुम अच्छे से कोशिश करो, तुम भी सीख जाओगी। ये सुनने के बाद तो शाओ को बहुत ही बुरा लगता है और वो बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है और रो रही होती है। उससे मिलने के लिए मिस्टर लू आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम फालतू में क्यों ही रो रही हो। वो कहती है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मुझे हार ही मिलती है। मैं किसी की इतनी मदद करती हूँ तब भी लोग मुझे छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस अपना चालू रखती है। मिस्टर गू के साथ डांस कर रही होती है। दिन ब दिन उसको पियानो बजाना आ जाता है और इस चीज़ को देख के सॉन्ग सी जेलस फील करती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि मिस शाओ आगे चल के उसे हरा देंगी। और दिन ब दिन वो डांस में, चलने फिरने में, बोलने बैठने के तरीके में, पियानो बजाने के तरीके में काफ़ी आगे हो जाती है। और आज वो
मिस सॉन्गसी के साथ बेट लगाती है डांस करने की, पियानो बजाने की, और वो सच में जीत जाती है। ये देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो आखिरी बार बोलती है कि मिस सॉन्ग मैं सच में आपको अपना आइडल मानती थी। मिस्टर लू देखता है कि शाओ काफ़ी खुश और बोलता है इसका रीज़न क्या है। शाओ बताती है कि मैंने आज सॉन्गसी को सच में हरा दिया, मैंने अपना ब्यूटीफुल सा डांस किया, पियानो बजाया है और सच में वो हार गई। मेरी मेहनत सच में कामयाब आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश होती है और मिस्टर लू उसकी खुशी को देख के और भी हैप्पी हो रहा होता है। फिर उससे हेल्प मांगता है, क्या तुम मेरी मॉम से मिलने के लिए चलोगी। वो मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती, तुम्हारी मॉम से कैसे मिलने के लिए, वो इतनी अमीर है। वो बोलता है अमीर से मतलब नहीं है, मेरे पास कोई लड़की नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम चलो मेरे साथ एज अ पार्टनर बन के मेरी मॉम से मिलने के लिए, और उसे मना लेता है। इंदर वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है। मिस्टर गू को लगता है उसे फीवर है और बोलता है क्या तुम्हें फीवर है। वो बोलती है मिस्टर गू से अगर आपको फीवर है तो अखबार क्यों पढ़ रहे हो। वो हैरान हो जाता है कि मैं इससे पूछ रहा हूँ, वो उल्टा मुझसे ही कह रही है कि आपको फीवर है। और तभी मिस्टर गू बोलता है कि आज मैं तुम्हें अपने फादर से मिलवाने के लिए ले चलूँगा। वो बहाना बना रही होते हैं कि वो थकी हुई है। मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैंने तुमको बोला ना कि तुम हर मेरी बात मानोगी, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो दिखावा भी करती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो जा नहीं सकती, किसी और दिन चली जाएगी। मिस्टर गू बोलता है आज ही चलना होगा और आज के ही दिन में उसे मिलना होता है मिस्टर लू की मॉम से। अब वो फंस जाती है। जैसे तैसे करके वो सबसे पहले मिस्टर गू के फादर से मिलने के लिए जाते हैं। मिस्टर गू के फादर बोलते हैं कि तुम लड़की, वो डर जाती है, बोलती है यस मिस्टर ओल्ड गू, बोलिए क्या हुआ। वो हैरान हो जाते हैं कि खड़ी क्यों हो गई। जो मिस्टर गू होते हैं बोलते बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो गई हो। जो मिस्टर गू के फादर होते हैं वो अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम ऐसे किसी को भी हमारे परिवार में घुसा नहीं सकते हो। तुम्हें मैंने साफ साफ बता दिया हमारे परिवार में सुंदर डिसिप्लिन अमीर घराने की लड़कियां आती हैं। और ये सब बातें सुन रही होती है। तभी यहाँ पे सॉन्गसी की एंट्री होती है। बोलती है अंकल गू चलिए बैठ के हम लोग आज ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाना खाते डिनर करते हैं। वो बोलता है बैठो आके। तो हमारी हीरोइन उठ रही होती है, जहाँ पे मिस्टर गू बोलता है अपनी चेयर मत चेंज करो, सॉन्ग अपने लिए दूसरी चेयर ढूंढ लेगी। फिर सॉन्ग क्या करती है, अंकल को खुश करने के लिए उन्हें टी और वाटर सर्व कर रही होती है। अंकल गू बोलते हैं कि मैं इस खानदान का मालिक हूँ, तो सब कुछ मेरे नियम अनुसार होगा। जहाँ पे मिस्टर गू बोलता है तुम बूढ़े हो चुके हो बूढ़े आदमी, अब तुम्हें ओल्ड मैन कहा जाता है, तो तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। अब इस परिवार का मालिक मैं बन गया हूँ, अब मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा ओल्ड मैन गू। ये सुनने के बाद ओल्ड मैन गू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में मेज पे हाथ मारते और कहते तुम जैसा नालायक बेटा हमारे परिवार में, इस बात का मुझे बहुत ही दुख है। और बोलते कमीने तुम्हें जो करना है करो। और वो गुस्से में बोल के वहाँ से वो चले जाते हैं कि तुम बहुत ही बेकार बच्चे हो मेरे। और अंकल गू के जानने के बाद स्वांगसी भी खुश होते इन बातों से कि चलो शाओ और मिस्टर गू कभी एक नहीं हो पाएंगे, और वो भी अंकल के पीछे चली जाती है स्वांगसी। इधर हमारी हीरोइन शाओ रो रही होती है कहीं तुम्हारे फादर मुझे कटवा के फेंकवा ना दें। वो बोलता है कि मेरे फादर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, मेरे फादर शायद तुम्हें पसंद कर चुके हैं। वो कहती क्या बकवास बात है, अभी वो मेरे सामने बोल के गए कि मैं इन जैसे लड़कियों को अपने परिवार में कभी भी नहीं लाऊंगा। तुम्हें क्या समझ में नहीं आती इस बात मिस्टर गू। अब बोलते कि तुम्हें भी अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए, स्माइल करना चाहिए और सिगरेट पीना बंद कर दो, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब उसे वेटर बना के लाई होते सिखाती है कि यहाँ पे क्लाइंट आएगा, उसे खुश करना होगा जिससे वो हमारी शॉप में चीज़ें खरीदे। अब वो क्लाइंट को ऐसा वेलकम करता है कि क्लाइंट डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। यह देख के वो मिस्टर गू को समझाती है कि आप क्लाइंट से अच्छे से बात करिए, इतना डरावना चेहरा बनाओगे तो अच्छा खासा डर के मारे वहाँ से भाग जाएगा। और वो कपड़े उतार के फेंक रहा होता है कि मैं नहीं करूँगा ये नौकरी। वो बोलती नहीं गुस्सा मत करो, ये नौकरी बहुत ही अच्छी है, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि कैसे लोगों से नरमी से पेश आया जाता है। मिस्टर लू बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बताती है कि मैं मिस्टर गू को सिखा रही हूँ कि कैसे नरमी से पेश आया जाता है। मिस्टर लू बोलता है रेस्टोरेंट मेरा है, तो रेस्टोरेंट के मालिक को टी सर्व करो। वो गुस्सा करता है मिस्टर गू की कि मुझसे कैसे बात कर रहा है। जहाँ पे मिस्टर लू बोलता है कि मालिक मैं हूँ, तुम वेटर हो, तो तुम्हें मालिक और वेटर में फ़र्क नहीं पता क्या। और बोलता है जाओ टी बना के लेके आओ। और शाओ से बोलता है तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है ना, जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। वो कहती हाँ मुझे याद है।
अब इसके बाद वो बैठी होती है, मिस्टर लू की मॉम का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पे टीना एक्स बॉयफ्रेंड मैंग आ जाता है, जो कि उसका मजाक उड़ाते हैं। इतने बड़े महंगे रेस्टोरेंट में आए हो, पक्का एक बूढ़े आदमी को फंसा रखा होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो हमसे घुटनों के बल होके माफ़ी मांगो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। लू की मॉम देखती है कि देखो ये लड़की कैसे इन लोगों से बदला लेती है, और वो क्या करती है, वहाँ के हेल्पर को बुला लेती है कि मैंने यहाँ पे सीट बुक कर लिया, ये दो लोग मुझे परेशान करें, ऐसे कस्टमर को आप निकाल दो, क्योंकि ये इसका इफेक्ट दूसरे लोगों पे भी पड़ेगा। तो उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये देख के लू की मॉम बहुत ही खुश होती है कि लड़की बहुत ज़्यादा समझदार है। फिर सभी लोग बैठ के एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। इसके बाद मिस्टर गू घर पे बैठे होते हैं और तभी उसे मिस शाह फ़ोन करके बुलाते हैं कि इस जगह आ जाओ। वो जाता और बोलता है कि शाह तुम कहाँ हो। देखता है कि वो उसने फिर से गाँव वाले कपड़े पहन लिया और वो स्माइल करता है। गाइस ड्रामा ये भी ख़त्म होता है।